नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। क्लास लेने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। जितने ऐसे छात्र क्लास के अंदर आ चुके हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक बार मुझे बता दीजिए जो जो बच्चे क्लास के अंदर आ चुके हैं, क्योंकि आपके आ जाने से इस क्लास का माहौल एक अलग ही स्तर पर पहुंच जाता है। और यह बात आप सभी जानते हैं कि यह कोई आम क्लास नहीं है। पूछता है भारत में, मैं जीत राणा स्वागत करता हूं आप सभी का। एक बार मैं देखना चाहूंगा कौन कौन बच्चे क्लास के अंदर उपस्थित हो चुके हैं। सुष्मिता सिंह क्लास के अंदर आ चुकी हैं, कांची चौधरी है, हीना मलिक है, तान्या मिश्रा है, तानिया उर्फ तनु है, अदिति साहू है, दीपक है, शुभांशु है, सीमा यादव है, हीना मलिक है, अवंतिका है, उमेश है, ठीक है। इसके अलावा अदिति हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है। शुभांश, शुभंकिता और आपकी निहारिका, खुशी, अच्छा नाम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। चलो। गल तेरे व सुबार दी रखा ने निगल हुणी अंबरा दो पार दी रखा ने, ठीक है। चलिए, प्रणाम भाई साहब अनुज, प्रणाम। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को बहुत बढ़िया तरीके से। उम्मीद करता हूं कि आप सभी एकदम अच्छे से होंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट कर रहे हैं। ये एक ऐसी क्लास है जिसके अंदर हम भारतीय राज्य व्यवस्था और संवैधानिक सिद्धांतों को पढ़ रहे हैं। संविधान के भागों के बारे में डिस्कशन हो चुका था। आज की क्लास में संविधान के पहले भाग को पढ़ने वाले हैं। कृपया करके हेडिंग डाल लीजिए, संविधान का पहला भाग, ठीक है अमरदीप। चलिए हेडिंग डाल लीजिए, संविधान का पहला भाग। ठीक है। अरे गलत लगा दी फाइल, कोई नहीं, एक सेकंड। देखो, संविधान के भागों को तो हम देख ही चुके थे ना, तो आज संविधान का भाग पहला है। और यहां पर हम कहां पे आ चुके हैं भाई? यहां पे हम कहां पे आ चुके हैं, ठीक है। चलो ठीक है। अब इसमें है, हम यूनियन टेरिटरीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। यूनियन टेरिटरीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। संविधान का पहला भाग होता है संघ राज्य क्षेत्र, इंडिया यूनियन टेरिटरीज, इंडिया यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। चलो फटाफट से। अच्छा, इंडिया यूनियन टेरिटरीज, इंडिया यूनियन टेरिटरीज, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, टेरिटरीज, इंडिया यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, एंड इट्स टेरिटरीज। भारत का संघ राज्य क्षेत्र, भारत का संघ राज्य क्षेत्र, भारत का संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, इंडिया यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। तो भारत के संघ राज्य क्षेत्र के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं, ठीक है। तो उसको ध्यानपूर्वक समझिए। संविधान के अंदर आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक इसका उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक इसका उल्लेख किया गया है। तो सबसे पहले हम समझेंगे आर्टिकल 1 के बारे में, ठीक है। चलिए, आर्टिकल 1 के बारे में इसका उल्लेख हम करेंगे। आर्टिकल 1 ये संविधान का पहला भाग भी है। दिस इज पार्ट फर्स्ट, संविधान का भाग पहला भी है। भाग पहला, आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। आर्टिकल 1 के अंदर बताया गया भारत के संघ राज्य क्षेत्र का विस्तार, भारत के संघ राज्य क्षेत्र का विस्तार, भारत के संघ राज्य क्षेत्र का विस्तार, संघ राज्य क्षेत्र का विस्तार। भारत के संघ राज्य क्षेत्र का विस्तार, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? एक्सपेंशन ऑफ इंडिया यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। मतलब अगर एग्जैक्टली मैं वर्ड टू वर्ड की बात करूं तो इसमें क्या लिखा हुआ है, वर्ड टू वर्ड समझिए। इंडिया दैट इज भारत, शब्द समझिए। इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत shall be the union of states, union of states, and this article consists of expansion of India that is Bharat shall be the union of state, and this article consists of expansion of Indian states and UTs, Indian states
and UTs and their name and boundaries. Boundaries and other. Boundaries and other. Boundaries and other. तो कहने की बात क्या हुई यहां पर? कहने की बात समझिए कि भाई इंडिया, जिसको हम कहते हैं इंडिया, दैट इज भारत, इंडिया जो कि भारत है, उसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, इंडिया जिसको हम भारत कहते हैं, राज्यों का एक संघ होगा इंडिया, जिसको हम भारत कहते हैं, इंडिया जो कि भारत है, इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ होगा, इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का संघ होगा, तथा इस अनुच्छेद में इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का संघ हो गया, तथा इस अनुच्छेद में भारतीय राज्यों का विस्तार, इस अनुच्छेद में भारतीय राज्यों का विस्तार तथा इस अनुच्छेद में भारतीय राज्यों का विस्तार, नाम व सीमाओं का वर्णन होगा, वह सीमाओं का वर्णन होगा, वह सीमाओं का वर्णन होगा, सीमाओं का वर्णन होगा। सीमाओं का वर्णन होगा। यहां इस प्रकार से बातें जो है कही गई है। ठीक है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट, इस प्रकार से बात की गई। बेटा अब इसका ना पूरा मतलब समझिए, आप इस चीज का आप पूरा मतलब समझिए कि किस तरीके से वो मतलब जो है यहां पर स्पष्ट हो पाएगा। जैसे पहला ही टर्म यहां कह रहा है इंडिया दैट इज भारत, पहला टर्म है इंडिया दैट इज भारत। इस शब्द को आप कैसे परिभाषित कर पाएंगे? इंडिया दैट इज भारत को आप कैसे परिभाषित कर पाएंगे? देखो पहली बात तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो समझते हैं कि इंडिया तो है इंग्लिश में और भारत है हिंदी में। नहीं, ऐसा नहीं है। इंडिया बिल्कुल अलग है, भारत बिल्कुल अलग है। ठीक है, चलिए तो पहले थोड़ा सा समझ के चलिए, पहले तो ये आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा बेटा इसमें एक चीज और कहा गया है कि दैट इज द यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन ऑफ स्टेट होने का मतलब क्या है कि इसके और हिस्से नहीं हो सकते। दिस इज अ इंटीग्रल बॉडी। राज्यों का संघ होना, इस चीज का मतलब क्या है? राज्यों का संघ होना, राज्यों का संघ होना, राज्यों का संघ है। इस चीज का मतलब क्या है? ये यूनियन ऑफ स्टेट्स है। इस चीज का मतलब क्या है? ये यूनियन ऑफ स्टेट्स है। इस चीज का मतलब क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स होने का। तो वो यूनियन ऑफ स्टेट्स होने का एक बड़ा साफ सुथरा और अच्छा सा मतलब आपको क्या देखने को मिल जाएगा? साफ सुथरा और अच्छा सा मतलब आपको क्या देखने को मिल जाएगा कि भारतीय राज्य अलग नहीं हो सकते, अलग नहीं होंगे। भारत अखंड रहेगा, भारत के हिस्से नहीं होंगे, हिस्से नहीं होंगे, नहीं संभव। भारत के हिस्से नहीं संभव। तो भारत इंटीग्रल रहेगा। इंडिया विल बी कंसीडर्ड इंटीग्रल। इंडिया क्या रहेगा? इंटीग्रल रहेगा, इसके हिस्से नहीं हो सकते। प्लस जैसे आप देखते हो इंडिया का मैप, अच्छा बड़े प्यार से मैं इस चीज को आपको ना स्पष्ट करता हूं। जैसे आपने यहां पे मान के चलिए आपने इंडिया का कोई मैप देखा, ठीक है, कलाकार हूं वो तो आप जानते ही हैं। तो अब ये देखिए, ये आप यहां पे देख पा रहे हैं इंडिया के मैप को। यहां आपने क्या देखा? इंडिया के मैप को आपने यहां देखा। ठीक है, इंडिया का मैप को आपने यहां पे देखा। हाँ जी सर। अब जो इंडिया का मैप अगर आप यहां पे देख रहे हो, तो जैसे इसमें यहां पे आपको पता है कि सर ये वाला जो हिस्सा है ये वाला कश्मीर का हिस्सा है, सर ये वाला जो है वो कश्मीर है। मैं ठीक है, ये वाला कश्मीर हो गया। तो इधर वाला जो है ये लद्दाख है। मैं ठीक है बेटा, इधर वाला ये लद्दाख हो गया। फिर यहां आपको देखने को मिलता है हिमाचल प्रदेश। मैं ठीक है। यहां आपको देखने को मिलता है सर जी, फिर आपको पंजाब देखने को मिलता है, पंजाब। ठीक है, पंजाब के बाद सिर्फ फिर आपको यहां उत्तर प्रदेश देखने को मिलता है, उत्तर प्रदेश आपको देखने को मिलता है। मैं ठीक है। यहां से छोटा सा आपको दिल्ली भी देखने को मिलता है, छोटा सा दिल्ली आपको यहां देखने को मिलता है, छोटा सा दिल्ली। मैं ठीक है। इसके बाद सर यहां आपको राजस्थान देखने को मिलता है, काफी बड़े पोर्शन में यहां आपको राजस्थान देखने को मिलता है। मैं ठीक है। सर यहां आपको बिहार देखने को मिलता है देन। मैं ठीक है। यहां सर फिर आपको एमपी देखने को मिलता है, एक बड़े से एरिया के ऊपर एक्सपेंडेड है एमपी आपको यहां देखने को मिलता है।
ठीक है, तो यहां आपको गुजरात देखने को मिलता है सर, इस तरीके से यहां गुजरात आपको देखने को मिलता है, और बाकी अदर अदर एरियाज देखने को मिलते हैं। तो कहने की बात क्या है कि राज्य हैं, ठीक है, ये राज्य हैं, तो राज्यों का जो एक्सपेंशन है, कौन कहां तक होगा, किसकी बाउंड्री कहां तक जाएगी, ये सब चीज बातें बेटा आर्टिकल 1 में लिखी हुई है, आप समझ पाए? ठीक है, चलिए, ठीक है, चलो बेटा, इंडिया वर्ड का जो ओरिजिन है, एक बच्चा कह रहा है सर इंडिया शब्द का मतलब क्या होता है? मेरे बच्चे, इंडिया वर्ड का जो ओरिजिन है वो इंडस रिवर से हुआ है, और ये बात लिखी हुई है द बुक हिस्टोरिका, हिस्टोरिका नाम की बुक जो ग्रीक लैंग्वेज में लिखी हुई है, और लिखी है हेरोडोटस ने, उसने इंडिया वर्ड जो पहली बार यूज किया था। ठीक है सर, उत्तराखंड कहा गया? बेटा उत्तराखंड यहां पे है ना, उत्तराखंड यहां पे है, टेंशन क्यों ले रहे हो? ये रहा उत्तराखंड, हिमाचल के नीचे उत्तराखंड ये रहा, टेंशन क्यों ले रहे हो? ठीक है, हरियाणा कहा गया? हरियाणा तो यार दिल में है मेरे, इसलिए मैंने बनाया नहीं, कैसी बात करते हो तुम? ये रहा हरियाणा। अरे मैं आपको बता रहा हूं कि बाउंड्रीज हैं, ठीक है, हरियाणा दिल में है मेरे, कैसी बात कर रहे हो आप? अब मेरी बात को समझिए, बात जगह तो हरियाणा बात जगह है, चलो अब यहां ध्यान दे लो, मजे ले लिया तुमने बहुत। तो कहने की बात क्या है, संघ होने का मतलब ये होता है कि इसके और हिस्से नहीं हो सकते। क्लियर? एक सवाल और है कि आपको भारत की बाउंड्रीज अलग अलग क्यों देखने को मिलती है? मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं, क्वेश्चन क्या है, ये है कि भारत के राज्यों की सीमाएं विकृत क्यों हैं? भारतीय राज्यों की सीमाएं, भारतीय राज्यों की सीमाएं विकृत क्यों हैं? सीमाएं विकृत क्यों हैं? विकृत क्यों हैं? तो भारतीय राज्यों की सीमाएं विकृत क्यों हैं? ठीक है, तो समझिए, आप समझ लो, व्हाई इंडिया बाउंड्रीज आर डिस्टॉर्टेड, व्हाई इंडिया बाउंड्रीज आर डिस्टॉर्टेड, स्टेट बाउंड्री डिस्टॉर्टेड, आर डिस्टॉर्टेड। अगर बेटा आप अमेरिका का, कनाडा का मैप देखोगे, अगर मैं ही कनाडा का मैप आपको बना के दिखाऊं, ये देखिए, ये अमेरिकन मैप है, तो अमेरिका के मैप के अंदर राज्य ऐसे हैं स्क्वायरिकल फॉर्म में, जबकि इंडिया के राज्य ऐसे नहीं है, स्क्वायरिकल नहीं है, इंडिया के राज्यों की बाउंड्री डिस्टॉर्टेड है। तो ऐसा क्यों है, इसके बारे में आप घर जाके रिसर्च करना, घर जाके रिसर्च करना, फिर मुझे कल बताना, या आप मुझे इंस्टा पे भी बता सकते हो, घर जाके रिसर्च करो अच्छे से। ये सवाल आपके सीजीएल के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए, वनडे एग्जाम में नहीं आता, दिल्ली पुलिस वगैरह में नहीं आता, वनडे एग्जाम में आप ना, रेलवे में आता है, ये यूपीएससी जैसा सवाल होता है, आप घर जाके डिस्कस करना, इंटरव्यू में पूछा जाने वाला सवाल है। ठीक है, आप ये बताइएगा, इंटरव्यू में पूछे जाने वाला सवाल है, इस पर रिसर्च करो, जो इसका सही आंसर देगा इंस्टाग्राम पे मैं उसको बाकायदा एकदम मतलब सम्मानित करूंगा। ठीक है, हाँ, ठीक है, चलिए, ठीक है, घर जाइए, सर्च करिए बढ़िया तरीके से। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगर आपने देख लिया, नेक्स्ट आगे हेडिंग डालिए, ये आर्टिकल 1 है बाबू। अच्छा, 2-3 चीजें और भी होती है, जैसे यूनियन ऑफ स्टेट, इस तरीके की कुछ परिभाषाएं होती हैं, वो समझनी होंगी आपको। पहले ये बताइए, नोट हो गया? ठीक है, चलिए, क्या हुआ? नहीं, नहीं, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट द पॉइंट इज, यहां पे बेटा 2-3 चीजें आपको देखने को मिलती हैं, एक होता है कॉन्फेडरेशन, एक होता है फेडरेशन, एक होता है कॉन्फेडरेशन, एक होता है फेडरेशन, एंड एक आपको यहां देखने को मिल जाता है यूनियन। तो तीनों के बारे में बात करते हैं। एक आपको देखने को मिलता है बाबू कॉन्फेडरेशन, फेडरेशन, एक आपको देखने को मिलता है फेडरेशन, और एक आपको देखने को मिलता है यूनियन। इन तीनों में फर्क स्पष्ट करता हूं जरा, इन तीनों में मैं थोड़ा फर्क स्पष्ट आपके लिए कर देता हूं। ठीक है, चलो शिवानी बेटा आराम से पढ़ ही लेते हैं। बाबू क्या कह रहा हूं मैं, आराम से बैठ जाओ। परिसंघ, ठीक है, इसको बोलते हैं संघ, और इसको बोलते हैं संघीय, और इसको बोलते हैं संघ।
इसको बोलते हैं संघ। जब दो या दो से अधिक क्षेत्र अथवा राज्य साथ आते हैं, ठीक है, समझिए, जब दो या दो से अधिक राज्य, जब दो या दो से अधिक राज्य या क्षेत्र साथ आए, जब दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक राज्य, जब दो या दो से अधिक राज्य या यूटी साथ आए, सॉरी, राज्य या क्षेत्र साथ आए, यूटी नहीं, या क्षेत्र साथ आए तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक राष्ट्र होने की घोषणा करें, एक राष्ट्र होने की घोषणा करें, होने की घोषणा करें, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ऐसी कंडीशन में उसको कॉन्फेडरेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए, सेम ही चीज इसके लिए है, इसमें भी यही होता है और इसमें भी यही होता है। डेफिनेशन तो तीनों की सेम है, लेकिन इसके अंदर कुछ कंडीशंस है, इसमें कुछ शर्तें होती हैं। शर्तें क्या, कुछ कंडीशंस क्या है, शर्तें अर्थात कंडीशंस क्या है। कंडीशन ये है कि जब ये साथ आते हैं या जब ये जुड़ते हैं, जब ये साथ आते हैं, जब ये जुड़ते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में कोई भी इनके बीच में क्या नहीं होता, कोई भी इनके बीच में करार या समझौता तय नहीं होता। जब ये जुड़ते हैं तो कोई भी करार या समझौता तय नहीं होता। जब यह जुड़ते हैं, यह जुड़ते हैं, जब यह जुड़ते हैं, तब कोई भी करार या समझौता नहीं होता। करार या समझौता इनके मध्य नहीं होता, इनके मध्य नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। इनके बीच में ना कोई कॉन्सेंसस नहीं होता, कोई भी कॉन्सेंसस इनके मध्य नहीं होता। ठीक है, कोई भी कॉन्सेंसस इनके मध्य नहीं होता। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया, जब ये जुड़ते हैं तो इनके बीच में कोई भी कॉन्सेंसस, कोई भी समझौता नहीं होता। ठीक है, अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इनका जो झंडा है, झंडा अलग अलग हो सकता है। झंडा सेम भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। इसके अलावा करेंसी, करेंसी, अगर मैं करेंसी की बात करूं तो ये सेम भी हो सकती है या अलग अलग भी हो सकती है। सेम या अलग अलग भी हो सकती है, याद रखिए। झंडा सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, करेंसी सेम भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं कॉन्फेडरेशन के एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, जैसे फीफा एक कॉन्फेडरेशन है, ठीक है, या फीफा छोड़िए आप, मॉन्टेनेग्रो और सर्बिया, एक टाइम था जब मॉन्टेनेग्रो और सर्बिया जो है, मॉन्टेनेग्रो और सर्बिया देश है, मॉन्टेनेग्रो, मॉन्टेनेग्रो प्लस सर्बिया, तो ये दो देश हैं अलग अलग। तो मॉन्टेनेग्रो और सर्बिया साथ आए, मॉन्टेनेग्रो और सर्बिया साथ आए और साथ आकर इन्होंने अपने लिए क्या काम करा, मॉन्टेनेग्रो और सर्बिया ने अपने साथ आके क्या काम कर लिया, एक नया परिसंघ बना दिया 2003 में। ठीक है, 2003 में इन्होंने परिसंघ बनाया, 2003 में बनाया, लेकिन 2009 में यह विघटित हो गया। इनको आपस में सही नहीं लगा, 2009 में विघटित हुआ, अलग हो गए। विघटित हुआ से हमें पता लगता है कि डिसॉल्व हो गया, डिसॉल्व। इसी से हमें पता लग जाता है क्या बाबू, कि परिसंघ को तोड़ना आसान होता है, परिसंघ को तोड़ना आसान होता है, इससे निकलना आसान है, इससे निकलना आसान होता है, इससे निकलना आसान होता है। ठीक है, इससे निकलना आसान होता है। एग्जिट इज इजी, एग्जिट इज इजी, एग्जिट इज इजी, एग्जिट इज इजी, आसान है बहुत, आप बाहर निकल सकते हैं, कोई इश्यू आपको नहीं होगा। ठीक है, चलिए, फेडरेशन में क्या होता है कि शर्तें होती हैं। ठीक है, जब दो या दो से देश साथ आते हैं, ठीक है, जब ये जुड़ते हैं, ठीक है, यानी संघीय बनने पर शर्तें होती हैं, संघीय बनने पर
अनुबंध हस्ताक्षर किए जाते हैं संघ बनने पर, अनुबंधों पर साइन होते हैं, अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, अनुबंधों पर हस्ताक्षर होते हैं, हस्ताक्षर सिग्नेचर होते हैं बेसिकली। तो बीच में कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स इसमें बनाए जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स आर फॉर्म्ड, कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए जाते हैं। ठीक है, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर इनका फ्लैग सेम रहेगा, फ्लैग हमेशा सेम रहेगा, करेंसी हमेशा सेम रहेगी, भी हमेशा सेम रहेगी। पावर्स की अगर मैं बात करूं, पावर्स पावर्स तो मैंने बताया नहीं है, पावर एक्सपेंशन। अगर मैं इसमें बात करूं कॉन्फेडरेशन में शक्ति कहां होती है, शक्ति सर जी कॉन्फेडरेशन में जो शक्ति होती है ना वो केंद्र में नहीं होती, नगण्य होती है केंद्र में। सेंटर में शक्ति नगण्य होती है, सारी की सारी शक्ति राज्य में होती है जो उसका हिस्सा होता है। अब सेम चीज अगर मैं यहां बात करूं, ठीक है चलिए, सेम चीज अगर मैं यहां बात करूं, ये कौन है, नाम देखो एक बार, अंजलि कुमारी। सर स्टोरी की तरह बताया करो, बुक की लैंग्वेज में पूरा करना मुश्किल होता है। मेरे बाबू सुनो अंजलि, कहानियों से पेपर नहीं निकलते, ठीक है, कहानियों से पेपर नहीं निकलते, यहां ध्यान दो, ये जरूरी है। मैं देखो पहले भी आपको बता चुका हूं बच्चे कि अगर आपकी पसंद का ही आपको पढ़ाया जाए और उसी से सिलेक्शन हो जाए तो सिलेक्शन लेना कितना आसान है, ठीक है। कुछ चीजें जब तक आप अपनी लीक से हटके नहीं करोगे तो कैसे कर पाओगे। मजे में सिलेक्शन नहीं होता मेरे लाल, जब बुद्धि खराब हो जाती है ना पूरी तरीके से, जब मेहनत कर करके आपकी ये सारी चीजें याद हो जाती है, रट जाती है ना, तब इतनी मेहनत कर ले तो तब सिलेक्शन होता है। मजे में सिलेक्शन होता तो सबका हो गया होता, ठीक है, याद रखना। और दूसरी बात, आप इस क्लास के अंदर जब एंट्री ले लेते हैं ना तो उसके बाद पहली बात तो ये समझ लीजिए कि यहां आप स्वाद लेने नहीं आए, मैं रागनी नहीं गा रहा लक्ष्मीचंद जी की, ठीक है, तो उसको भी थोड़ा सा आप समझिए ना बाबू। तो मैं ये चाहता हूं कि आप इसमें बहुत अच्छा करें। अब दूसरी बात, इसमें शक्ति जो होती है, शक्ति जो होती है बाबू, वो ज्यादातर शक्ति इसमें केंद्र में होती है, केंद्र में ज्यादा होती है। अब मैंने यहां डबल साइन लगाए हैं कि राज्य में ज्यादा है, इसमें मैं सिंगल साइन लगा रहा हूं, मतलब राज्य में ज्यादा है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, पर राज्य में ज्यादा है, ठीक है चलिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू भाई साहब। यहां देखो अब यूनियन क्या होती है, इसमें कोई अनुबंध नहीं होते हैं, ठीक है। जुड़ने के पश्चात क्या फेडरेशन से बाहर निकल सकते हैं, इससे बाहर निकल सकते हैं, इससे बाहर अनुबंध के अनुसार निकल सकते हैं, 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 इससे बाहर अनुबंध के अनुसार निकल सकते हैं, निकल सकते हैं, निकल सकते हैं, इससे बाहर अनुबंध के अनुसार आप निकल सकते हैं, ठीक है चलिए। ओके चलो, ओके सर, अनुबंध के अनुसार निकल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए बताइए सर, एग्जाम्पल के लिए यूएसए, एग्जाम्पल के लिए कैनेडा, ठीक है, ये बेस्ट एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं संघों की, यूनियंस की। तो जुड़ने के बाद बाहर निकलना संभव नहीं, जुड़ने के बाद बाहर निकलना संभव नहीं, बाहर निकलना संभव नहीं, जुड़ने के बाद बाहर निकलना संभव नहीं। दूसरा, इसके फ्लैग भी सेम रहेगा, करेंसी भी सेम रहेगी, फ्लैग सेम होना चाहिए पूरे भारत में, करेंसी सेम होनी चाहिए पूरे भारत में, ठीक है। प्लस पावर जो होती है, शक्ति जो होती है, वो केंद्र में ज्यादा होती है, शक्ति केंद्र में ज्यादा है, स्टेट में बहुत कम है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, याद रखेंगे। चलिए सर, आपने कभी एग्जाम दिया है एसएससी का? बेटा एसएससी के जिस एग्जाम की आप बात करोगे वो मैंने मेजरली निकाले हुए हैं, वो सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, जीडी का हो, एमटीएस का हो, आप इसके लिए गूगल कर सकते हैं, है ना। आप प्यार से जाके गूगल करेंगे, आपको दिख जाएगा, है ना। और आप क्यों कर रहे हो, हैं मशीना ले रहे हो आप, हैं, वरना मैं पढ़ाता कैसे है, ठीक है, मैं कैसे पढ़ाता, फिर मुझे कैसे पता होता कि क्या चीज पढ़नी चाहिए, है, समझते नहीं हो यार तुम, है बिल्कुल भी। यहां देखो, तो जो पावर्स होती है, मेजरली पावर्स, तो वो केंद्र में है, ठीक है, ज्यादा केंद्र में, स्टेट से ज्यादा, ठीक है। ये होता है बाबू यूनियन। अब एग्जाम्पल के लिए यूनियन क्या होता है, एग्जाम्पल के लिए यूनियन क्या होता है सर जी? एग्जाम्पल के लिए यूनियन सेम है, क्या सेम है सर जी? एग्जाम्पल के लिए जैसे इंडिया इज ए यूनियन, इवन पाकिस्तान इज ए यूनियन, इवन पाकिस्तान इज ए यूनियन, ठीक है। चलिए
ठीक है, याद रखेंगे आप। क्या बोलते हैं दीपिका सर? वसीम बेटा पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद नंबर देखना, ठीक है? पहले पढ़ लीजिए। एक बार नोट हो जाए तो बता दो। नोट करना है? अरे नोट ही तो करना है, और क्या करना है, ये समझना जरूरी है। मैं बस आपको फर्क समझाना चाह रहा हूं। जैसे संज्ञा है, भारत के संविधान में ये शब्द कभी प्रयोग में नहीं लाया गया, पर ये विशेषताएं भारत के संविधान में है। ठीक है, चलिए, ठीक है, आगे बढ़े। अरे नोट करा नहीं करा, तगड़े तरीके से इसे नोट कर लो। इन तीनों में ना डिफरेंस क्रिएट करना था मुझे, ताकि आप समझ जाओ कि फेडरेशन क्या होता है, कॉन्फेडरेशन क्या होता है, यूनियन क्या होता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 2 की तरफ चलते हैं, है ना? बताओ। अरे दीपिका बेटा, हम झूठ तो बोल ही नहीं सकते ना हम। आपने हमारा नाम नहीं देखा? हाँ। चलो, एक बार दोबारा बताते थे। देखो, कॉन्फेडरेशन का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक राज्य या क्षेत्र साथ आए। अब राज्य क्षेत्र का मतलब क्या है? कई बार देश भी साथ में आ जाते हैं, ठीक है, कई बार देश भी साथ में आ जाते हैं, और वो एक राष्ट्र होने की घोषणा करे, कहीं कि भाई इंटरनेशनली तो हम एक है। सेम चीज इसमें है, सेम चीज इसमें है, डेफिनेशन तीनों के एक है, पर विशेषताएं अलग है। शर्त क्या है? जब ये जुड़ते हैं, ठीक है, जब ये जुड़ते हैं तब कोई भी करार या समझौता इनके मध्य नहीं होता। देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन दैम व्हेन दे ज्वाइन ईच अदर। ठीक है, एंड द फ्लैग ऑफ देयर इज सेम और कैन बी वेरी, एंड द करेंसी ऑफ देयर कैन बी सेम और कैन बी वेरी। ठीक है, शक्ति केंद्र में नहीं होती, राज्य में बहुत अधिक होती है। एग्जाम्पल के लिए मॉन्टेनेग्रो और सर्बिया 2003 में बने, 2009 में विघटित हो गए। कहने की बात है कि इससे निकलना आसान होता है, बिल्कुल आसान होता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट इसमें नहीं होता। दूसरा, फेडरेशन की बात करें, संघ बनने पर अनुबंधों पर हस्ताक्षर होते हैं, फ्लैग सेम होता है, करेंसी सेम होती है, शक्ति केंद्र में होती है पर इतनी नहीं होती, राज्य में ज्यादा होती है। इससे बाहर अनुबंध के अनुसार निकल सकते हैं, मतलब निकल सकते हो। लेकिन यूनियन की बात करें, जुड़ने के बाद बाहर निकलना संभव नहीं है। फ्लैग सेम होगा, करेंसी सेम होगी, पावर केंद्र में ज्यादा होगी। एग्जाम्पल के लिए इंडिया। ठीक है, चलिए, याद रख सकते हैं। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। अब हेडिंग डालिए आर्टिकल 2। अब हेडिंग डालिए आर्टिकल 2। आर्टिकल 1 आपने पढ़ लिया, आर्टिकल 1 आपने पढ़ लिया, अब हेडिंग डालिए आर्टिकल 2। आर्टिकल 2, विदेशी भूमि का भारत में एक राज्य की भांति शामिल होना। विदेशी भूमि का भारत में शामिल होना, भारत में शामिल होना। उसकी प्रक्रिया उसकी प्रक्रिया व प्रावधान, उसकी प्रक्रिया तथा प्रावधान, उसकी प्रक्रिया तथा प्रावधान। मतलब कहने की बात क्या है? कहने की बात क्या है कि बेटा इसके अंदर एक विदेशी भूमि है, एक फॉरेन लैंड है, वो भारत के अंदर शामिल हो जाएगी, और उसकी प्रक्रिया और उसका प्रोसीजर क्या होगा वो इस चीज के अंदर बताया गया है। प्रोसीजर ऑफ प्रोसीजर ऑफ एडिंग अ फॉरेन लैंड इन इंडिया, अ फॉरेन लैंड इन इंडिया, एडिंग अ फॉरेन लैंड इन इंडिया। एग्जाम्पल इसका दिया जा सकता है, कैसे एग्जाम्पल दिया जा सकता है? सिक्किम के माध्यम से। ठीक है, चलिए, आर्टिकल सिक्किम के माध्यम से दिया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, सिक्किम। सिक्किम पहले एक विदेश था, यह पहले विदेशी भूमि थी। 16 मई 1975 को भारत में शामिल किया गया, भारत में राज्य का दर्जा दिया गया, राज्य का दर्जा दिया गया। इसके लिए 36वां संविधान संशोधन भी किया गया था, 36 संशोधन भी हुआ था 1975, ये भी इसमें हुआ था। ठीक है, सिक्किम। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, क्या है ये? सिक्किम है ये। ठीक है, तो क्या है ये? सिक्किम है ये।
तो जैसे आप देखते हैं, जो सिक्किम वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये पहले अलग भूमि थी, यह पहले विदेशी भूमि थी, बाद में इसको ऐड किया गया था सिक्किम। ठीक है, याद रखेंगे, जी हाँ। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े। नेक्स्ट है आर्टिकल 3। आर्टिकल 3, भारत की ही भूमि जो पहले से ही भारत की है, ठीक है, जो पहले से ही भारत की है, उसके बारे में। बेटा सिक्किम विदेशी भूमि नहीं थी बेटा, आकाश, सॉरी, हैदराबाद विदेशी भूमि नहीं थी, सिक्किम विदेशी भूमि है। आप हैदराबाद लिख रहे हो, ठीक है, वो गलत है, हैदराबाद, सिक्किम सही होगा। अब इसमें क्या है, भारतीय राज्यों की सीमा में परिवर्तन, भारतीय राज्यों की सीमा में परिवर्तन, सीमा, क्षेत्रफल, नाम, नाम व प्रवृत्ति में परिवर्तन, प्रवृत्ति में परिवर्तन। याद रखना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है अल्टरेशन इन इंडियन स्टेट्स नेम्स, बाउंड्रीज, एरियाज, नेम्स, बाउंड्रीज, एरियाज एंड नेचर, कहने की बात क्या है, कहने की बात आपको यहां देखने को मिल जाएगी। जैसे हिमाचल, ये आपको देखने को मिलता है जो पहले नहीं थे। जैसे तेलंगाना अभी बना है, तेलंगाना पहले नहीं था। उत्तराखंड 2000 में बना, लेकिन शुरुआत में तो नहीं था। 2007 में उसका नाम उत्तराखंड पड़ा, पहले उत्तरांचल था। तो बच्चे ये चीज सारी की सारी परिवर्तित होना, जैसे यहां पे आपको देखने को मिलता है उत्तराखंड आपका शुरुआती तौर पर ये नहीं था, लेकिन बाद में इसको बनाया गया, सन 2000 में बनाया गया। तो उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हो आप, ठीक है, भारत के राज्यों के हिस्से करना, ठीक है, भारत के राज्यों के हिस्से होना, भारतीय राज्यों के हिस्से होना, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ इंडियन स्टेट्स, कई सारे हिस्से कर दिए, प्लस नाम चेंज होना। सर देखो, ये तो आपको पता लग गया कि भारत के राज्यों की सीमा परिवर्तन, सीमा चेंज होगी तभी तो भाई नया राज्य बनेगा। क्षेत्रफल परिवर्तन उसके साथ होगा, नाम चेंज होना। कई बार ना राज्य अपना नाम चेंज करते हैं, क्षेत्रों का नाम चेंज करते हैं, वो सब आर्टिकल 3 में आता है। प्रवृत्ति में परिवर्तन जो है आपको नहीं समझ में आएगा। प्रवृत्ति में क्या परिवर्तन होता है, देखो प्रवृत्ति में परिवर्तन क्या होता है। देखो प्रवृत्ति में परिवर्तन होता है, जैसे जम्मू और कश्मीर पहले क्या था सर, जम्मू एंड कश्मीर पहले राज्य था, पहले क्या था, राज्य था। लेकिन जम्मू और कश्मीर अभी 31 अक्टूबर 2019 में क्या हो गया सर जी, अब ये एक यूटी बन गया, अब ये यूटी बन गया। तो जिस प्रकार से अब ये यूटी बना है ना, तो वो चेंज इन नेचर है, पहले स्टेट था अब ये यूटी था। तो पूछा जा सकता है कि किस आर्टिकल के थ्रू हुआ, आर्टिकल 3 के थ्रू हुआ। तो ये सारी चीजें आर्टिकल 3 के थ्रू हुई हैं, नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया चौधरी साहब, बहुत सही। आपका तो बैच अलग है ना भाई, है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, बहुत बढ़िया। आगे अब हम देखते हैं आर्टिकल 4, क्योंकि इसमें अंतिम आर्टिकल होगा आर्टिकल 4। तो आर्टिकल 4 भी समझना जरूरी है। आर्टिकल 1, 2, 3 समझ लिया, कैसे। 1 में बताया गया है कि भारत का कौन सा राज्य कहां होगा, नाम क्या होगा, सीमा क्या होगी। 2 में बताया गया विदेशी भूमि भारत में कैसे आएगी। 3 में बताया गया कि भाई भारत का कोई भी राज्य है उसका नाम कैसे परिवर्तित होगा, उसमें से हिस्से कैसे होंगे। अब 4 में क्या है, 4 में क्या, आर्टिकल 4,
आर्टिकल 1, 2 व 3 में परिवर्तन से संबंधित प्रावधान। आर्टिकल 1, 2, 3 से या 3 में, आर्टिकल 1, 2, 3 में संशोधन संबंधित 3 में संशोधन संबंधित प्रावधान, यानी अमेंडमेंट प्रोविजन की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अमेंडमेंट प्रोविजन की बात कर रहे हैं, इसको लिख सकते हैं प्रोविजन ऑफ अमेंडमेंट इन आर्टिकल 1, 2 एंड 3, इन आर्टिकल 1, 2 एंड 3, आर्टिकल 1, 2 और 3। ठीक है, याद रखिएगा, इन तीनों में परिवर्तन अगर होगा तो वो इसमें आपको बताया जाएगा। हालांकि सिर्फ इतनी सी बातें इसमें नहीं लिखी हुई, इसमें बहुत सारी बातें लिखी गई हैं। जैसे इसमें अगर कोई भी परिवर्तन आपको करना है, 1 में, 2 में या 3 में, वो संसद कर सकती है। इसमें से किसी भी आर्टिकल में परिवर्तन, ठीक है। अब मैं आपको ये भी बता दूं, ठीक है, एक और बात बता दूं सुनो मेरे बच्चे, बहुत सारे बच्चे कह सकते हैं कि सर हमारी बुक में, आपकी बुक में लिखा हो सकता है कि सर हमारी बुक में लिखा हुआ है आर्टिकल 2 और 3, आर्टिकल 2 और 3 लिखा हुआ है, ठीक है, कि सर 2 और 3 में जो संशोधन होगा ना वो इसमें बताया गया है। जैसे कि यहां शुभम नाम का बच्चा है, वो कह रहा है बेटा सुनो, अगर आप आर्टिकल 2 में परिवर्तन करोगे या आर्टिकल 3 में परिवर्तन करोगे तो ऑब्वियस ही बात है वो रिफ्लेक्ट तो आर्टिकल 1 पे भी करेगा। दिमाग लगाओ इस बात पे, अगर आप आर्टिकल 2 या 3 में कोई परिवर्तन करोगे तो वो रिफ्लेक्ट तो आर्टिकल 1 पे भी करेगा। आर्टिकल 1 तो एक रजिस्टर है, उसमें तो पता होता है कि कौन सा राज्य कहां पे रजिस्टर है। वो तो अगर 2 में चेंज करोगे तो 1 में भी होगा, 3 में चेंज करोगे तो भी 1 में होगा। तो इसलिए बेटा मैंने यहां पे लिखा है, ठीक है। चलिए याद रखिएगा, तो इसमें यह लिखा गया है कि बेटा आर्टिकल 2 या 3 में अगर संशोधन करना है तो वो देखो, संशोधन वैसे तो हम किसके थ्रू करते हैं, आर्टिकल 368 के थ्रू हम संशोधन करते हैं कि किसी भी क्षेत्र में अगर कोई आर्टिकल करना है, संशोधन करना है, तो वो 368 में करना पड़ेगा। बट इसमें क्या कहा गया है कि आर्टिकल 2 या 3 का संशोधन जो है ना वो 368 के थ्रू नहीं होगा, वो आर्टिकल 4 के थ्रू होगा। क्या आप दिमाग लगा पाए? बढ़िया, ठीक है। आपकी बुक में ये देखने को मिल सकता है जिसका मैंने आपको जवाब दिया। प्लस इसमें आप ये भी रखना, यह संशोधन संसद का अधिकार है, यह संशोधन संसद का अधिकार होगा, संसद का अधिकार होगा, यानी पार्लियामेंट ही इसको चेंज कर सकता है, पार्लियामेंट ही इसको चेंज कर सकता है। दिस सब्जेक्ट ऑफ पार्लियामेंट, अमेंडमेंट इज subject of parliament, subject of parliament, अमेंडमेंट इज सब्जेक्ट ऑफ पार्लियामेंट, कि जो अमेंडमेंट है ना इसका वो पार्लियामेंट का एक सब्जेक्ट होगा। दिस विल बी अ सब्जेक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो थोड़ा सा इसके बारे में भी याद रखना, आर्टिकल 4 के बारे में, ठीक है। तो यहां आर्टिकल 4 होकर आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके बारे में 2-3 बातें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। चलिए समझिएगा। गौरव बेटा कैसे हो गौरव? आप सब इंस्पेक्टर वाले बैच से थे ना पहले। अब इसमें समझिएगा थोड़ा सा आर्टिकल 4 के बारे में, बड़े प्यार से बता रहा हूं कि इसमें और भी कुछ प्रोविजंस है। जैसे अगर हम भारतीय राज्य का कोई हिस्सा किसी दूसरे राज्य से लाके सेव करते हैं अपने पास, मतलब कहने की बात क्या है, जैसे सिक्किम था, मतलब लिखो आपको समझ में आएगा। विदेशी भूमि का भारत में शामिल होना, विदेशी भूमि के भारत में शामिल होने के लिए, भारत में शामिल होना, विदेशी भूमि का भारत में शामिल होने पर, विदेशी भूमि के भारत में शामिल होने पर संशोधन की जरूरत नहीं है, शामिल होने पर संशोधन आवश्यक नहीं है, पर संशोधन आवश्यक नहीं है। कहने की बात क्या है, जैसे मैंने बताया विदेशी भूमि के भारत में शामिल होने पर संशोधन आवश्यक नहीं है। गॉट द पॉइंट? चलो, इफ फॉरेन लैंड एडेड इन इंडिया देन अमेंडमेंट इज ऑप्शनल,
ऑप्शनल, ठीक है, अमेंडमेंट इज ऑप्शनल। किसका अमेंडमेंट है बेटा? आर्टिकल 1 में, आर्टिकल 1 के अमेंडमेंट की बात है, आर्टिकल 1 में अमेंडमेंट, आर्टिकल 1 में। मतलब अगर आपने विदेशी भूमि को भारत में शामिल किया तो आर्टिकल 1 में जो अमेंडमेंट होगा वो ऑप्शनल होगा। कैसा होगा बाबू? वो ऑप्शनल होगा, ऑप्शनल, वैकल्पिक होगा, वैकल्पिक, ये वैकल्पिक होगा, वैकल्पिक होगा, ऑप्शनल होगा। ये बहुत डेप्थ में बता दी मैंने ये बात। लेकिन अगर यहीं पर, लेकिन अगर यहीं पर भारतीय भूमि अगर विदेश में चली जाए, लेकिन भारतीय भूमि के विदेश में जाने पर, भारतीय भूमि के, लेकिन भारतीय भूमि के विदेश में शामिल होने पर, भारतीय भूमि के विदेश में शामिल होने पर, विदेश में शामिल होने पर, संशोधन आवश्यक है, संशोधन आवश्यक है, आवश्यक है। लेकिन भारतीय भूमि के विदेश में शामिल होने पर संशोधन आवश्यक है, ठीक है, याद रखना। तो इस चीज को भी याद रखना। इफ इंडियन लैंड एडेड टू, या इंडियन लैंड एडेड टू अनदर नेशन, एडेड या गिवन टू अनदर नेशन, लैंड गिवन टू अनदर नेशन, another nation, then amendment is necessary, amendment is necessary। तब बेटा अमेंडमेंट नेसेसरी होगा, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अमेंडमेंट इज नेसेसरी, तब अमेंडमेंट नेसेसरी होगा। इसके बारे में चर्चा की गई है, आर्टिकल 4 के अंदर ही चर्चा संपूर्ण हुई है। ये अनिवार्य होगा, ये अनिवार्य होगा, दिस इज मैंडेट, दिस इज मैंडेट। अगर इस समझ में आ गया है तो फटाफट बता दो, ठीक है। नमस्ते भाई गौरव, नमस्ते, ठीक है। चलिए सर, बांग्लादेश के इंडिया की टेरिटरी डिस्प्यूट है 368 में, क्या ये ट्रू है? जी हाँ, 1974 की बात है। 3 बीघा कॉरिडोर एक समझौता था, हमने और बांग्लादेश ने बीच में किया था। उसको 1974 में पहली बार किया गया था और नाम था उसका 3 बीघा कॉरिडोर। अब वो है डिस्प्यूटेड, क्योंकि उसमें बांग्लादेश के कुछ राज्यों पे हमने कब्जा कर लिया और बांग्लादेश के कुछ हिस्से पर, ठीक है, हमारे कुछ हिस्से पर बांग्लादेश ने कब्जा कर लिया। तो वो आम दिन, उसके ऊपर हम कई बार चेंज करते रहते हैं, संशोधन लाते रहते हैं, तो ऐसा होता रहता है। 2015 में भी हुआ था इस बारे में। जो 100वां संविधान संशोधन है आपका, वो उसी से रिलेट करता है। अगर बेटा आप ये समझ पाए हो तो अब ये समझिए, भारत में राज्यों का विस्तार। अगली हेडिंग आपकी क्या है? भारत में राज्यों का विस्तार। बेटा इसको इतना ज्यादा नहीं समझना है, आपको यहां तक समझ में आ गया ना, इतना पर्याप्त है ना। बाद की बातें तो बहुत ज्यादा डेप्थ में है। हाँ, थर्ड लाइन रिपीट कर दीजिए। इफ इंडियन लैंड गिवन टू अनदर नेशन देन अमेंडमेंट इज नेसेसरी। नोटेड, 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 दैट्स परफेक्ट। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं भारत में राज्यों का विस्तार, 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 एक्सपेंशन ऑफ इंडियन स्टेट्स, एक्सपेंशन ऑफ इंडियन स्टेट्स, एक्सपेंशन ऑफ इंडियन स्टेट्स, भारत में राज्यों का विस्तार। तो इसमें एक्सपेंशन करना है, इंडियन स्टेट्स का एक्सपेंशन हमें यहां पर करना होगा, ठीक है। चलिए अब इसमें क्या है, इंडियन स्टेट्स के एक्सपेंशन को कैसे समझते हैं? 1947 में जब देश आजाद हुआ, 1947 में जब देश आजाद हुआ, जब देश आजाद हुआ, आजाद हुआ, तब भारत के राज्यों का श्रेणीगत विभाजन हो रखा था। तब भारत के राज्यों का विभाजन, भारत के राज्यों का विभाजन श्रेणीगत था, श्रेणीगत था। तो कहने की बात क्या है कि जब भारत के विभाजन की अपन बात कर रहे हैं यहां पर, व्हेन
when India got independent, but India got independent. When India got independent, Indian states were classified into Indian states were classified into ठीक है, टाइप वाइज डिस्ट्रीब्यूशन. टाइप वाइज डिस्ट्रीब्यूशन. टाइप वाइज डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया के जो क्षेत्र हैं उनका हो रखा था. ठीक है. हाँ भाई, रतन आती है थोड़ी मोटी. ठीक है. अब यहां पे आप समझिए कि हम 1947 की बात कर रहे हैं. तो 1947 में भारत के राज्यों का विभाजन किस प्रकार से अपन लोग को करना है? ये करना है इस तरीके से, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी या टाइप डी. ऐसे विभाजन है. टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी. इस प्रकार से विभाजन है. ठीक है. तो ये है टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी या टाइप डी. इस प्रकार से विभाजन आपको यहां देखने को मिल जाएगा. तो इसको बोलते हैं श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी, श्रेणी डी. ये चार प्रकार के विभाजन आपने देखा. अब इसमें क्या है कि ए जो है, ए विभाजन है, इसमें वो थे जो ब्रिटिश प्रांत थे. विभाजन ए में थे ब्रिटिश प्रांत, इसमें शामिल थे वो ब्रिटिश प्रांत, जितने भी ब्रिटिश प्रोविंस थे, तो ब्रिटिश प्रोविंस इसमें शामिल थे. टाइप बी के अंदर क्या थे? देसी रियासतें. इसमें देसी रियासतें शामिल थी. देसी रियासतें यानी प्रिंसली स्टेट. प्रिंसली स्टेट. टाइप सी में कमिश्नरी क्षेत्र, कमिश्नरी क्षेत्र. और टाइप डी में दूरस्थ क्षेत्र. दूरस्थ यानी रिमोट एरियाज. एग्जाम्पल के लिए जैसे अंडमान निकोबार इसमें शामिल था. एग्जाम्पल के लिए अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार ये इसमें शामिल थे. अंडमान निकोबार जैसे क्षेत्र इसके अंदर शामिल थे. याद रखेंगे. चलिए, कमिश्नरेट भी आपको देखने को मिलते हैं. कमिश्नरेट भी आपको देखने को मिलते हैं. तो ये इस तरीके से इसके विभाजन थे बाबू. क्या? चार विभाजन थे. तो ब्रिटिश प्रोविंस कौन से थे? एक ऐसा एरिया जिसपे डायरेक्टली ब्रिटिशर्स का कब्जा था. वहां के लिए भाई कानून भी यही बनाएंगे, टैक्स भी वही लेंगे. देसी रियासत का जो राजा हुआ करता था वो ब्रिटिशर्स को टैक्स देता था, बदले में अपने क्षेत्र के लिए कानून खुद बनाता था. कमिश्नरेट एरिया वो एरिया थे जहां पर जो ब्रिटिशर्स हैं वो कंट्रोल रखा करते थे पूरे भारत पर. ठीक है. चलिए, और लास्ट है दूरस्थ, रिमोट एरिया. एक ऐसे क्षेत्र जहां ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था. अब अगर मैं इसी के बारे में समझूं कि 1947 में जब देश आजाद हुआ तो राज्यों का विभाजन करना संभव था, लेकिन इसमें क्या था कि लोग विभाजन की बात कर रहे थे. ठीक है. लोग क्या बात कर रहे थे? लोग कर रहे थे विभाजन की बात. लोग कह रहे थे कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत हो रहा है, जो भी चीज है वो नहीं होनी चाहिए थी. ऐसा लोगों का मानना था. उस चीज को समझिए फटाफट से. क्या समझना वो समझे. कहा गया जो कांग्रेस थी उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी 1919 के चुनाव में. जब भारत में पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन की शुरुआत हुई तो कांग्रेस ने कह दिया था कि अगर आपने हमें वोट दी और हम इलेक्शन में जीत गए तो हम भारत का विभाजन भाषा और संस्कृति के आधार पर कर देंगे. इस वजह से लोग डिमांड कर रहे हैं. थोड़ा दिमाग लगाओ क्या हुआ है. 1919 में जब भारत में पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन स्टार्ट हुआ था, याद करो 1919 का जो भारत में भारत शासन अधिनियम आया था, शुरुआत हुई थी प्रत्यक्ष चुनाव की. तो भारत के जो लोग हैं वो डिमांड कर रहे हैं. क्या डिमांड कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि भाई साहब, बात दरअसल ये है कि आपने कहा था कि भाषा और संस्कृति के आधार पर विभाजित कर दोगे, देश हो चुका है आजाद, तो अब ऐसा करो विभाजन कर दो. तो कह लेंगे ठीक है, हम भाषा और संस्कृति के आधार पर तो विभाजन कर देते, लेकिन एक दिक्कत है कि पाकिस्तान हमसे अलग हुआ क्योंकि वहां पर भाषा उर्दू बोली जाती है और उनकी संस्कृति जो है वो इस्लामिक है. तो भाषा और संस्कृति की वजह से पाकिस्तान हमसे अलग हो गया. और अगर हमने देश के अंदर और विभाजन करें, अगर हमने देश के अंदर और विभाजन करें तो शायद भारत के और टुकड़े हो जाएंगे. ये तो बड़ी बात है. ऐसा तो दिक्कत हो जाएगी. बोले हाँ,
दिक्कत तो होनी थी, क्योंकि यहां पर सभी लोग डिमांड ऐसी कर रहे थे। तो मैंने क्या लिखा, इसके आगे समझिएगा, ठीक है। भारत की जनता भाषा व संस्कृति के आधार पर मांग कर रही थी। भारतीय जनता भाषा व संस्कृति के आधार पर विभाजन की मांग कर रही थी। भारतीय जनता भाषा व संस्कृति के आधार पर विभाजन की मांग कर रही थी। तो इसमें क्या है, तो भारतीय जनता भाषा व संस्कृति के आधार पर विभाजन की मांग कर रही थी, बात है ये। तो इसमें लिख लेना, इंडियन पब्लिक was demanding separation of states on linguistic and cultural basis. लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल बेसिस के ऊपर डिमांड कर रही थी। ठीक है, चलिए, बिल्कुल भाई शुभम, यही था। साउथ इंडिया के अंदर जो डिमांड थी वो बहुत ज्यादा थी। रीजन क्या था कि साउथ इंडिया जो लोग हैं वो अपनी कल्चर को बहुत ज्यादा प्राचीन और बहुत ज्यादा बेहतरीन समझते हैं। इसके पीछे का एक लॉजिक ये भी है। अब यहां पर समझना, क्योंकि इस प्रकार की डिमांड जो है भारतीय जनता के द्वारा की जा रही थी, इस वजह से 1948 में राजेंद्र प्रसाद जी एक समिति का गठन करते हैं। 1948 में राजेंद्र प्रसाद एक समिति का गठन करते हैं, एसकेधर समिति का गठन करते हैं। एसकेधर समिति का गठन यहां किया गया है। एस्टैब्लिशमेंट वो इस चीज पर अपना विचार देगी। ये क्या विचार देगी, क्या विचार नहीं देगी, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कल। ठीक है, चलिए, ठीक है, चलो। सर पॉलिटी को पूरा करने में टाइम लग जाएगा। बेटा पॉलिटी को ऐसा करता हूं, मैं अपडेट करा देता हूं आपकी। मैं वीओडी कैसी बात कर रहे हो राहुल? अच्छा पढ़ना है तो बेटा समय तो लगेगा। कराने के लिए तो मैंने पॉलिटी को 10 क्लासों में भी खत्म कराया हुआ है। जब मेरा पहला बैच आया था पॉलिटी का, तो मैंने पॉलिटी को 10 क्लास में खत्म कर दिया था। लेकिन एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हारे 10 घंटे खा जाऊं, 20 घंटे खा जाऊं, लेकिन पेपर में कुछ आए ना, तो क्या फायदा? जितनी डिटेल की जरूरत है मैं इतनी डिटेल आपको पढ़ा रहा हूं। और अगर आपको ये लगे कि ये तो सर बहुत ज्यादा पढ़ा रहे हैं, तो बेटा फिर आप किसी दिन मेरे पीसीएस के बैच में आओ या यूपीएससी के बैच में आओ, आपको पता लग जाएगा, है ना बाबू? डिस्क्रिप्टिव क्या होता है। अभी तो सिर्फ फैक्ट बेस्ड बात कर रहा हूं, ये भी देख लेना। चलिए, सर किसी जगह को यूनेस्को में क्यों शामिल किया जाता है? ताकि उसका कंजर्वेशन किया जा सके बाबू, इसलिए। ठीक है, जो इकोनॉमिक्स का जिनका इशू है, मैं देखता हूं उस पर क्या कर सकते हैं, जल्दी उस पर आपको जो है मिल जाएगा सुझाव। बनी 1948 में, ये टेंशन मत लो। ठीक है, विशाल मांझा, राम राम मासा भाई, बढ़िया, राम राम, क्या हाल है? हाँ भाई आएगा, भाई आएगा। टाइपिंग एडमिट कार्ड कब आएगा बाबू? जल्दी आएगा सूरज, जल्दी आएगा। बुक कौन सी लूं? अभी कोई बुक की जरूरत नहीं है ना बाबू। रतन कठे होतम है। चलो जी, ठीक है, चलिए, चलो अच्छे से करिए। अब मिलते रहेंगे इसी तरीके से। 1969 बेटा सीमा, जो आप सवाल पूछ रहे हो उसका आंसर है 1969। ठीक है, अब कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। बहुत अच्छे से पढ़ो, ठीक है? जय हिंद वंदे मातरम।